हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पे क्लास 10 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड 2024-25। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी हम करा चुके हैं पहले। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars. In the next layer there are 6 jars. In the third layer from the top there are 9 jars and so on till the 8th layer. तो बोलने का मतलब क्या है, जो जार्स हैं एक सीक्वेंस में लगे हैं। तो टॉप में जो जार हैं 3 हैं और जो नेक्स्ट है उसमें 6 और नेक्स्ट लेयर में कितने हैं 9 जार्स। तो ये क्या बना रही है एपी। और कहाँ तक है 8th लेयर तक। 8th लेयर मतलब 8th टर्म जो भी होगा। तो ये प्रकार की सीरीज बन गई। तो पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अवर सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें देना राइट एन एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from the top। तो क्या है 3, 6, 9 ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। तो ये एपी है, एपी तो ये होगी आंसर। और डी होगा हमारा 6 - 3 = 3। तो ये आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट का। अब है पार्ट सेकेंड। Is it possible to arrange 34 jars in a layer if this pattern is continued? Justify your answer। अब यहाँ पर ही बता रहा है कि 34 जार्स किसी लेयर में पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो सीरीज़ है एपी वो क्या है 3, 6, 9 ऐसे करके है। और हमें ये चेक करना है कि इसका ये जो 34 जार है यानी nth टर्म, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि nth टर्म इसका जो है 34 है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक इट कि nth टर्म 34 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं a + n-1d। तो क्या हो जाएगा, ये a कितना है 3 प्लस और n निकालना हमें और d कितना है हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। ये nth टर्म हमें दे रखा 34। तो ये हो जाएगा हमारा 34 से 3 गया 31/3 = n-1 और n = आ जाएगा 31/3 + 1 जो कैलकुलेट करके हो रहा है 34/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब 34 जार्स एक लेयर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि काउंटिंग हमेशा क्या है नेचुरल नंबर। मतलब कि काउंट कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर में होना चाहिए n। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। तो यहाँ पर क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर लेयर्स हैं, लेयर्स बोलना चाह रहा है ये कि नंबर ऑफ लेयर्स हैं। तो जो है हमें क्या करना है, सम निकालना टोटल। तो यानी n टर्म्स का सम वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। Sn = क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की जगह में n ही रखना हमें। a हमारा कितना है 3, n की जगह में n और d हमारा आ गया, d भी हमारा क्या है 3 है। कैलकुलेट करके आ जाएगा n/2 6 + 3n-3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा n/2 और ये आ जाएगा 3 + 3n। Sn कितना है, Sn हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा n, 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका n+1/2। ये आंसर आ गया।
तो ये आ गया जो यहाँ पर ये बता रहा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स। तो टोटल नंबर ऑफ जार्स ऐसे करके बताएंगे हम। अब है हेंस फाइंड S8, तो S8 यहीं से निकल जाएगा। n की जगह में आपको यहाँ पर क्या रख देना है, n की जगह में 8 रख देना है। तो क्या हो गया 3 × 8, 8 + 1 अपॉन में 2, तो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 108 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। अब हमारी पहले की सीरीज तो ये थी 3, 6, 9, अब 3 जार्स ऐड कर दिए प्रत्येक लेयर में, यानी 3 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना 9, 9 में 3 ऐड हो जाएगा तो 12, ये सीरीज बन जाएगी अभी भी। अब हमें क्या निकालना है, 5th लेयर फ्रॉम द टॉप निकालना, तो 5th लेयर में 5th टर्म निकालना है इस AP का। तो क्या हो जाएगा A + 5 - 1D, तो A कितना है 6 है, प्लस 4 × D कितना है 3, 6 + 12 यानी 18 आ जाएगा आंसर। तो फ्रॉम द टॉप 5th लेयर क्या होगी, 5th लेयर में कितने जार होंगे 18 जार। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर shape used in interior designing. The picture given above shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one with shelves is represented by triangle DEF. PQ parallel to EF दे रखा है हमें। तो हमें जो है पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है सो दैट ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो DPQ हमारा ये हो गया और DPQ ये हो गया और DEF ये हो गया। तो ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं इसका सीधे। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना है PQ पैरेलल टू EF, और जो हमें क्या दे रखा है गिवन है। अब क्या है जब ये पैरेलल होगा तो एंगल DPQ क्या होगा, एंगल DPQ इक्वल टू होगा एंगल DEF। ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल DPQ इक्वल टू एंगल DEF हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और एंगल DQP इक्वल टू हो जाएगा एंगल DFE, और ये भी क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर ये लिखना जरूरी है इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। अब एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल टू कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स जो है प्रूफ हो जाएंगे हमारे सिमिलर। ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल लग गया, ये AAA। मैंने 3 एंगल्स प्रूफ करे हैं तो AAA रूल लिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, इफ DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, DP कितना है 50 सेंटीमीटर है, और PE हमें दे रखा है 70 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना फाइंड आउट PQ अपॉन EF, ये फाइंड आउट करना। तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं, DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब हमें जो चीज़ दे रखी है DP 50 है, तो DE कितना हो जाएगा यहाँ पे, DE हमारा हो जाएगा 50 + 70 यानी कितना 120 सेंटीमीटर। और हमें क्या ये DP क्या है, DP दे रखा है 50 सेंटीमीटर,
तो डी पी अपॉन डी ई क्या हो जाएगा, 50/120। इसकी जगह में वैल्यू रख ली और निकालना क्या हमें, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये निकालना है। तो पी क्यू अपॉन ई एफ कितना आ जाएगा, 5/12 आंसर। तो ये आ गया आंसर। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है इफ 2AB equal to 5DE and triangle ABC similar to triangle DEF, then show that perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF is constant। तो जो हमें दे रखा है वो लेके चलते हैं। हमें दे रखा है 2AB इक्वल टू 5DE, तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू 5/2। अब दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखा है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं। AB अपॉन क्या हो जाएगा DE, BC अपॉन में क्या हो जाएगा EF, और AC अपॉन में हो जाएगा DF। अब यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो हमें जो चीज़ दे रखी है उसी को लेके चलते हैं। ए बी अपॉन, तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको, ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में डी ई प्लस ई एफ प्लस में डी एफ। तो यही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्चुअली में ये अप्लाई कर दी। तो ए बी अपॉन डी ई हमें दे रखा है, तो ए बी अपॉन डी ई को लिख लेते हैं। यानी ये क्या चीज़ है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ, ये चीज़ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ए बी अपॉन डी ई कितना दे रखा है, 5/2 नंबर ने निकाला है, तो ये 5.2 हो गया, जो कि कांस्टेंट है। तो इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, इस प्रकार से बने ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट। 5/T मतलब कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं पहले। ये तो हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं डी ई एफ। ए एम एंड डी एन, अब ये बता रहा, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ये दो जो हमें सिमिलर दे रखे हैं। अब ये बता रहा है कि ए एम मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और डी एन जो है मीडियन है ट्रायंगल डी ई एफ की, डी एन। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। तो इसका प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ वाला पार्ट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि ए एम मीडियन है, ए एम क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। ऑन द सेम वे कि डी एन जो है मीडियन है ट्रायंगल डी एफ की, डी ई एफ की। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ डिवाइडेड बाई 2।
अब सिमिलर का थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है ऑलरेडी। सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ के है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन, ये सिमिलर होगा तो एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, मतलब एंगल बी इक्वल टू हमारा प्रूफ ये हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई बाई सी पी एस टी। दूसरी चीज ए बी अपॉन लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ए बी अपॉन डी ई, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल टू किसके होगा, बी सी। पूरा थ्योरम लिख लेते हैं हम, जो पार्ट हमें चाहिए वो लिख लेते हैं, बी सी अपॉन में ई एफ। अब यहाँ पर रीजन में क्या हो जाएगा, रीजन में होगा सिंस ट्रायंगल ए बी सी, ये लिख लेंगे इधर ब्रैकेट में, और ए बी अपॉन डी ई इसको एज इट इज रख देते हैं, और बी सी इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई 2, ई एफ डिवाइडेड बाई 2। तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना होता होगा, ए बी अपॉन डी ई, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना है यहाँ पे, बी एम, और ई एफ डिवाइडेड बाई 2 कितना है, ई एन, और एंगल बी हमारा हम पहले यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव। तो क्या होगा, ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, साइड एंगल साइड रूल। Question number 38. Metallic silos are used by farmers for storing grains. Farmer's Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvest grains. It is the shape of a cylinder mounted by a cone. Dimensions of conical part of the silo as follows. तो साइलो मतलब जो है फूड स्टोरेज के लिए बना गया एक वेसल है, तो जो है उसकी हमें डायमेंशन दे रखी है। तो बॉटम पार्ट उसका सिलिंड्रिकल है और अपर पार्ट क्या है, कॉनिकल पार्ट है। रेडियस जो है दोनों की क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट दे रखी है 2 मीटर। डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट दे रखी है, रेडियस वही सेम है 1.5, हाइट है सिलिंड्रिकल पार्ट की 7 सेंटीमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो हमारा जो साइलो है, जो कंटेनर है, ये इस प्रकार से है, बॉटम पार्ट सिलिंड्रिकल है और अपर पार्ट क्या है, कॉनिकल, और रेडियस दे रखी है हमें इसकी 1.5 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, मतलब 1.5 मीटर 2 मीटर। और सिलिंड्रिकल वाले पार्ट की भी जो है रेडियस वही है सेम 1.5 मीटर, और हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 7 मीटर। हमें निकालनी है कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। तो क्या होगा, L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r²। तो ये हो जाएगा √h है 2² प्लस 1.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √6.25, यानी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। स्लैंट हाइट हमारी 2.5 मीटर आ गई। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कॉनिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस ये एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट का क्या होगा, कॉनिकल पार्ट का होगा πr/l। तो पाई कितना है 22/7, r कितना है 1.5, और l कितना दे रखा 2.5।
तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 का शून्य हासिल 3, 15 33 33 हो गया। 33 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना 5 7 12 2 7 1 8, यानी डेसिमल लगेगा तो कितना हो गया 82.5। 82.5 तो ये हो गया, अपॉन 7 करें तो कितना हो गया 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 5 7 7 49, 6 7 8 56, लगभग 11.78 मीटर स्क्वायर इसका जो है कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब है थर्ड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीज यूज टू मेक द कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ ए वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सिलिंड्रिकल पार्ट जो है हमें इसका निकालना। चलो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या दे रखी है, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है हमें कितनी 7 मीटर, रेडियस है 1.5 और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH और 2 × 22/7 मल्टी आर कितनी है 1.5 और मल्टी हाइट है 7, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो है सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या होगा, ये तो आ गया मेटल शीट जो कर्व सरफेस एरिया को में इसकी लगेगी। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हमें रेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कितना हो जाएगा विच इज़ यूज फॉर मेकिंग इट्स कर्व पार्ट। कॉस्ट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 2000 हमें दे रखा है रेट, तो क्या हो जाएगा 2000 × 66, ये हो जाएगा 112 और क्या हो जाएगा 112 नहीं कितना हो जाएगा ये 132, 132 छक्का बारह 2 2 छक्का बारह 132,000 रुपीज़ इसका कर्व सरफेस एरिया को बनाने में लगेंगे। अगला पार्ट है फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो कैपेसिटी निकालनी है पूरे साइलोज की, क्या हो जाएगी कैपेसिटी होती है कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होता है 1/3πr²H और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका πr², इसका H अलग होगा, H πr² कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा H/3 + H। अब हमें पाई 22/7 रख लेते हैं, R कितना है 1.5 × 1.5 और ये हो जाएगा H कितना है, कोनिकल पार्ट का हाइट है 2 और सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, ये हो जाएगा 6.25 नहीं 6 पॉइंट नहीं 2.25 और ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 23/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 3 से कट रहा है 75। अब ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 16.25 नहीं 16.50 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 23। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 6 18 19 का 9 हासिल 1, 3 3 4, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12 13 हासिल 1, 2 कम 2 3 5 9 4 3 7 3, तो ये आ जाएगा हमारा 379.5 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7 पंजे 35, 2 9 7 चको 28
1 और पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका 54.21 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाला साइलो क्या वॉल्यूम, पूरा कॉनिकल और सिलिंड्रिकल पार्ट मिला के। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं हम, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी में हमारा कंट्रीब्यूशन पूरा रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।